एनसीईआरटी ने खुद को बचाने के लिए हमारी बलि दे दी, ये कहना है प्रोफेसर मिशेल डेनिनो का। डेनिनो एनसीईआरटी की उस कमेटी के चेयरमैन थे जिसने क्लास 8 की सोशल साइंस की किताब तैयार की थी। लेकिन जब किताब के एक चैप्टर में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और देरी का जिक्र हुआ तो विवाद खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, किताब के कंटेंट पर कड़ा ऐतराज जताया। एनसीईआरटी ने बिना शर्त माफी मांगी, किताब वापस ली गई। 11 मार्च को कोर्ट ने डेनिनो समेत किताब तैयार करने वाले तीनों प्रोफेसर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। लेकिन 22 मई को बेंच ने अपना फैसला पलटा। डेनिनो अब तक इस पूरे मामले पर खामोश थे, लेकिन अब उन्होंने पहली बार इंडियन एक्सप्रेस की रेसिडेंट एडिटर रितिका चोपड़ा को इंटरव्यू दिया है। इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में डेनिनो ने मुख्य तौर पर 3 बातें कही हैं। पहला, सोशल साइंस फिजिक्स या मैथ्स नहीं है, इसमें विवाद होंगे। दूसरा, हम बच्चों से झूठ क्यों बोले, संसद में दागी सांसद हैं, अदालतों में देरी है, हम बच्चों को अंधकार में क्यों रखना चाहते हैं। तीसरा, लोग अब किताबों में कुछ भी नया या थोड़ा सा भी विवादित लिखने से डरेंगे। इंटरव्यू पर बढ़ने से पहले हम पूरा विवाद समझ लेते हैं। एनसीईआरटी ने इस साल 23 फरवरी को 8वीं क्लास की नई सोशल साइंस टेक्स्ट बुक जारी की थी। इसमें द रोल ऑफ द जुडिशरी इन आ सोसाइटी नाम का एक चैप्टर था। इस चैप्टर में करप्शन इन द जुडिशरी यानी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नाम का एक सेक्शन था। सेक्शन में अदालतों की 2 सबसे बड़ी चुनौतियों का जिक्र था। पहला, न्यायपालिका में अलग अलग स्तरों पर होने वाले भ्रष्टाचार। दूसरा, अदालतों में पेंडिंग पड़े करोड़ों मुकदमों का अंबार यानी मैसिव बैकलॉग। किताब में बहुत साफ साफ लिखा गया था कि जजों की भारी कमी, पेचीदा कानूनी प्रक्रियाएं और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से देश में फैसले आने में इतनी देरी होती है। 24 फरवरी को हमारी रिपोर्टर अभिनया हरगोविंद ने ये खबर ब्रेक की। अगले ही दिन यानी 25 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खुद संज्ञान लिया और कोर्ट का गुस्सा फूट पड़ा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ज्योमाला बागची और जस्टिस पांचोली की बेंच ने इस चैप्टर को लेकर एनसीईआरटी को बुरी तरह फटकार लगाई। कहा, यह न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाना और उसे नीचा दिखाने की एक सोची समझी चाल है। कोर्ट ने इस पर 3 बड़े एक्शन लिए। पहला, इस किताब की छपाई, बिक्री और इंटरनेट से इसकी पीडीएफ कॉपी डाउनलोड करने पर कंप्लीट ब्लैंकेट बैन लगा दिया। दूसरा, सरकार को चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी इस किताब को ऑनलाइन या किसी दूसरे नाम से बांटने की कोशिश की तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। तीसरा और सबसे सख्त कदम, इस किताब को तैयार करने वाले तीनों मेंबर्स प्रोफेसर मिशेल डेनिनो, शिक्षाविद सुपर्णा दिवाकर और कानूनी शोधकर्ता आलोक प्रसन्ना कुमार को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दे दिया। यानी सरकारी संस्थानों में कहा गया कि वो इन तीनों को अपने यहाँ रोजगार ना दे। 11 मार्च के इस आदेश के बाद इन तीनों स्कॉलर्स का पूरा करियर दांव पर लग गया था। इसके बाद इन प्रोफेसर्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपना पक्ष रखा। प्रोफेसर्स ने कोर्ट को बताया कि उन्हें बिना सुने ही इतनी बड़ी सजा दे दी गई। दलील दी गई कि उनका मकसद न्यायपालिका को बदनाम करना नहीं बल्कि पूर्व जजों के बयानों के जरिए बच्चों को देश की वास्तविक चुनौतियों से रूबरू कराना था। नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदला, माना कि ये सजा वाकई बहुत कड़ी थी और 22 मई को अपना पुराना आदेश वापस लेते हुए इन तीनों शिक्षाविदों पर लगे ब्लैकलिस्ट का टैग हटा दिया। लेकिन तब तक एनसीईआरटी ने इन प्रोफेसर्स को बिना बताए कमेटियों से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इस पूरे प्रकरण के दौरान कोर्ट में एनसीईआरटी के रवैये को लेकर डेनिनो ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में क्या कुछ साझा किया और उनकी सबसे बड़ी नाराजगी किस बात को लेकर थी, इसको विस्तार से समझने के लिए सुनते हैं रितिका को। इस पूरे विवाद के दौरान मिशेल डेनिनो ने मीडिया में कहीं पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। मीडिया में एनसीईआरटी के स्टेटमेंट आ रहे थे, मंत्री के स्टेटमेंट आए थे, सरकार के आ रहे थे, लेकिन अभी तक मिशेल डेनिनो का उन्होंने जो हलफनामे में कहा उसके अलावा कोई पब्लिक स्टेटमेंट, कोई इंटरव्यू अभी तक नहीं आया था। तो एक तरह से ये उनका एक्सप्रेस को सबसे पहला, सिर्फ एक्सप्रेस को नहीं बट मीडिया का पहला इंटरव्यू था। और उन्होंने इसमें बेसिकली कहा कि वो एनसीईआरटी के व्यवहार से काफी डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि उनको लग रहा था, उन्हें लगा कि इस पूरे विवाद में एनसीईआरटी ने अपनी खाल बचाने के लिए इन तीनों एकेडमिक्स की एक तरह से बलि चढ़ा दी और उन्होंने उनकी अपेक्षा थी कि एनसीईआरटी कोर्ट को समझाएगी कि ये किस फिलॉसफी पर ये पूरी किताबें बनाई गई थी, कि एनईपी 2020 जो नई शिक्षा नीति है वो क्या कहती है किताबों के बारे में, स्कूली शिक्षा के बारे में, और किस तरह से ये किताबें उसी फिलॉसफी पे आधारित थी। लेकिन उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि एक तो
अपना हलफनामा एनसीईआरटी अपना हलफनामा कोर्ट में डालने से पहले उन्होंने इन 3 एकेडमिक से कोई बातचीत नहीं की। एक तरह से उनकी बलि चढ़ा दी गई, उन्हें पूरा दोषी ठहरा दिया अपने हलफनामे में। दूसरा, उनसे बिना पूछे उन्हें इन कमिटियों से पूरा हटा दिया गया। तभी भी उन्होंने कहा कि कोट एंड कोट ऑनर के चलते उन्होंने तभी भी अपना फिर रेजिग्नेशन या इस्तीफा दिया इन कमिटी से। उनको पता था कि उन्हें हटा दिया गया इन कमिटी से, बट वो एक तरह से उन्होंने कहा कि वो एनसीईआरटी के व्यवहार से बहुत डिसअपॉइंटेड थे। बट उन्होंने ये भी कहा कि डिसअपॉइंटमेंट के अलावा उन्हें इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है इस कंट्री में काम करने का, भारत में काम करने का, कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन या संस्थान होते हैं वो कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, वो कोई दोष नहीं लेते हैं और अपनी खाल बचाने के लिए लोगों की बड़ी चढ़ाते। तो उन्होंने कहा कि वो चाहे डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे, दुखी थे, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें कोई सरप्राइज फील नहीं हुआ उनके इस एटीट्यूड से। डेनिनो ने इंटरव्यू में एक जरूरी बात कही कि सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में आप विवादों से बच नहीं सकते। अगर आप विवादों से डर कर हर चीज को एकदम साफ सुथरा और परफेक्ट दिखाने की कोशिश करेंगे तो किताबें बेहद उबाऊ और बेअसर हो जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, जानते हैं रितिका से। उनके हिसाब से सोशल साइंस जैसे विषयों में विवाद होना बहुत स्वाभाविक है, और उन्होंने ये भी कहा कि समाज में, कोई भी समाज में, ना सिर्फ भारतीय समाज में, बट समाज में विवाद से हमें डरना नहीं चाहिए। उनके मुताबिक सोशल साइंस बाय डेफिनिशन विवाद को जन्म देगा, क्योंकि उसमें समाज, राजनीति, पहचान, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसे जैसे बहुत ही गंभीर मुद्दों पर बातचीत होती है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम हर संभावित विवाद से बचने की कोशिश करेंगे तो हमारी जो सोशल साइंस की किताबें हैं वो एक तरह से काफी बोरिंग सी हो जाएंगी, और वो एनईपी की जो स्पिरिट है, क्रिटिकल थिंकिंग वाली स्पिरिट, उसके खिलाफ रहेंगी। इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि इस विवाद के बाद, इस कंट्रोवर्सी के बाद हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसमें से कुछ जो उन्होंने वापस भी लिया, लेकिन इस पूरे एपिसोड के बाद हो सकता है कि इन फ्यूचर, भविष्य में जो उनकी तरह एकेडमिक्स हैं शायद कंट्रोवर्सी से बचें। कोई नहीं चाहेगा कि उन्हें इस तरह से उनका नाम इस तरह से मीडिया में आए, इस तरह से कोर्ट की उनको फटकारें लगें। तो उनका था कि लोग कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली एक तरीके से पुराने तरीके पर लौट जाएंगे, जहाँ पे जो किताबें हैं, स्कूली किताबें हैं, वो एक तरह से बहुत सेफ तरीके से बनाई जाएंगी, शायद बोरिंग तरीके से बनाई जाएंगी, ताकि कोई विवाद ना खड़ा हो। तो वो इस चिलिंग इफेक्ट की बात कर रहे थे उसमें। इंटरव्यू में डेनिनो ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 का हवाला देते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति का मकसद बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग यानी सही गलत को परखने की सोच पैदा करना है। अगर देश में कोई समस्या है तो उसे बच्चों से छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि क्लासरूम में उस पर सही तरीके से चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने इससे जुड़ा एक उदाहरण भी दिया कि कैसे एनसीईआरटी ने कक्षा 6 की किताब में डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदड़ो की मूर्ति की तस्वीर पर भी इसलिए आपत्ति जताई थी क्योंकि वह न्यूड यानी बिना कपड़ों की थी, जिसके बाद उस तस्वीर का साइज छोटा करना पड़ा था। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या 11 से 12 साल के बच्चे वाकई इतने नासमझ होते हैं कि उन्हें देश की कमियों के बारे में ना बताया जाए? प्रोफेसर डेनिनो का सोचना अलग है। वो कहते हैं कि एनईपी 2020 का मकसद ही बच्चों को जागरूक नागरिक बनाना है। दुनिया भर का चाइल्ड साइकोलॉजी का नियम कहता है कि 11 साल की उम्र से बच्चों के साथ गंभीर मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ सेंसर की हुई साफ सुथरी किताबें पढ़ाएंगे तो बच्चे रोबोट बनेंगे, सोचने वाले इंसान नहीं। डेनिनो का कहना है कि कोर्ट के पुराने फैसले के उन्होंने गंभीर परिणाम भुगते। आईआईटी गांधीनगर ने उनका गेस्ट प्रोफेसर का कॉन्ट्रैक्ट तुरंत खत्म कर दिया। ऐसे में डेनिनो ने अपने भविष्य की योजनाओं पर रितिका को क्या बताया, सुनते हैं। हमने उनसे पूछा क्या इसके बाद क्या आप फिर से अब किताबें लिखेंगे, तो उन्होंने कहा कि जहां तक एनसीईआरटी का मामला है, एनसीईआरटी ने, जैसे हमने पहले भी बताया, उन्होंने कहा कि उन्होंने उनसे ना कुछ पूछा, उन्हें कमेटियों से निकाल दिया, तो नहीं, वो एनसीईआरटी की किताबें नहीं लिखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि
किताबें बनाना लोगों के लिए काफी आसान काम होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का विषय है। टेक्स्ट बुक राइटिंग उनके लिए एक ऐसी जिम्मेदारी है जो वो सिर्फ सरकार, एनसीईआरटी इंस्टीट्यूशन के प्रति नहीं निभा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं स्टूडेंट क्या, विद्यार्थी के प्रति मैं वो जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कहा है कि अब वो इसके बाद शायद किताबें फिर से ना लिखें। बट उन्होंने तभी भी अंत में थोड़ा सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया कि उनके खिलाफ जो उनके और उनके जो दो साथी हैं उनके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से बहुत कड़ी टिप्पणी की थी, वो उसके आभारी थे कि उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया है। इस पूरे विवाद पर और एनसीईआरटी के इस रवैये पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।